जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग आशा करते हैं सही होंगे। तो चलिए जल्दी से हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग लाइव जल्दी आ जाएंगे। और हम लोग प्रीवियस क्लास में देखे थे, हम लोग यानी अभी तक पढ़ क्या चुके हैं। एसी फंडामेंटल में का प्योरली रेसिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, ये सब पढ़ चुके हैं। पावर फैक्टर क्या होता है, एक्टिव पावर क्या होता है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, लीडिंग लैगिंग, ठीक है, एवरेज पावर, रियल पावर, फेज एंगल, फेज डिफरेंस। उसके बाद फिर हम लोग देखे थे कि आरसी सीरीज सर्किट का इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ठीक है ना, ये सब देखे थे। आरसी सीरीज सर्किट, आरएल सीरीज सर्किट। उसके बाद फिर हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे आरसी पैरेलल सर्किट, आरएल पैरेलल सर्किट, फिर आरएलसी सीरीज सर्किट। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या जी, श्रेणी अनुनाद परिपथ। ठीक है, श्रेणी अनुनाद परिपथ, रिजोनेंस सर्किट। क्या जी, रिजोनेंस। तो हम लोग उसको इतना डिटेल में नहीं देखेंगे कि फिजिक्स में रिजोनेंस क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि अमेरिका का जो टेकोमा पुल था वो आपको रिजोनेंस के कारण टूट गया था। ठीक है, खिड़की का जो ग्लास था वह रिजोनेंस के कारण टूट गया था। ठीक है, तो ये सब हम लोग नहीं चर्चा करेंगे। हम लोग एसी सर्किट में रिजोनेंस का बात करेंगे। एक्चुअली में यहाँ पर भी रिजोनेंस वही चीज होता है। तो आप देखिए, आपको दिया रहे तीन सर्किट, तीन एलिमेंट, एक आर है और एक एल है और एक क्या है जी, सी है। एक आर है, एक आपका एल है यानी एक्सएल, और ये क्या है जी, एक्सी है। तो रिजोनेंस, यहाँ सप्लाई वोल्टेज भी दिए, करंट सभी में क्या होगा जी, आपका सेम होगा, आई सेम पास करेगा। तो पहला केस कंडीशन आप जान ली कि रिजोनेंस होने का क्या है। रिजोनेंस होने के लिए कंडीशन यह है कि सर्किट में एक्सएल और एक्सी होना चाहिए, मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर होना चाहिए। इसमें रिजोनेंस नहीं होगा। यदि एक आर है एक एल है तो रिजोनेंस नहीं होगा। रिजोनेंस होता कब है, जब दो फ्रीक्वेंसी मैच कर जाए। तो प्रतिरोध में तो फ्रीक्वेंसी होता है नहीं, फ्रीक्वेंसी तो इसी में होता है, एक्सएल में और क्या जी, एक्सी में। यही कारण है कि रिजोनेंस के लिए एक्सएल और एक्सी होना क्या जी, अनिवार्य है। पहला कंडीशन, रिजोनेंस के लिए एक्सएल और एक्सी होना क्या जी, अनिवार्य है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप यदि इसमें करेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं वी आर, इसको क्या बोलते हैं जी, वी एल, और इसमें क्या बोलते हैं जी, वी सी। सब में जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। आपको प्रीवियस क्लास में हम फेजर डायग्राम बता चुके थे आरएलसी सीरीज सर्किट का। वैसे हम थोड़ा सा भी चर्चा कर दे रहे हैं। यदि इसका फेजर डायग्राम आप ड्रॉ कीजिएगा तो श्रेणी में करंट क्या होता है जी, सेम होता है। श्रेणी में करंट क्या होता है जी, सेम होता है। तो एक्स अक्ष पे हम क्या लेंगे जी, करंट लेंगे। क्लियर। जब आप यहां से चलना स्टार्ट करेंगे, चलते चलते पहले क्या मिला जी, प्रतिरोध, रेसिस्टर मिला। हम लोग रेसिस्टर का फेजर डायग्राम अलग से बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि रेसिस्टर में, प्योर रेसिस्टर में करंट और वोल्टेज दोनों एक ही फेज में होते हैं, दोनों समान फेज में, यानी करंट का लाठी, वोल्टेज का लाठी दोनों एक के साथ होता है। करंट का लाठी और वोल्टेज का लाठी दोनों क्या होता है जी, एक ही साथ होता है। हाँ, मैग्नीट्यूड में लाठी छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन फेज में दोनों क्या होगा जी, एक साथ होगा। तो वोल्टेज इसी अक्ष पे क्या होगा जी, वोल्टेज होगा आपका, यानी इसी रेखा पर आपका क्या होगा जी, वोल्टेज होगा, प्रतिरोध के परितः वी आर। प्रतिरोध के परितः जो वोल्टेज होगा वह क्या होगा जी, वी आर। यहां लिख दो, ये इसी अक्ष पे होगा। अब आगे गए तो आगे क्या मिला जी, इंडक्टर। करंट तो वही पास कर रहा है। अब हमें पता करना है कि इंडक्टर में जो करंट होता है वो आगे होता है कि पीछे होता है। तो हम लोग तो सिविल फॉर्मूला से जानते हैं, सी आई वी आई एल, कि इंडक्टर में करंट क्या होता है, पीछे होता है, लैग करता है। तो अब बताइए, करंट यदि पीछे है इसका मतलब वोल्टेज क्या है, आगे है। तो वोल्टेज आगे, ये करंट का लाइन ये है, तो वोल्टेज आगे किधर होगा, नीचे या ऊपर। अरे वोल्टेज आगे किधर होगा, नीचे या ऊपर, वोल्टेज आगे होगा ऊपर की ओर, तब करंट नीचे होगा। ऐसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं। तो इसमें हो जाएगा क्या जी, वी एल। क्लियर। इसमें क्या जाएगा जी, वी एल। फिर आगे गए तो क्या मिला जी, कैपेसिटर। कैपेसिटर में करंट क्या होता है जी, लीडिंग होता है, यानी वोल्टेज पीछे होता है। तो करंट ऐसे है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वी सी। तो रिजोनेंस के लिए ये फेजर डायग्राम हो गया। अब इसमें हम लोग आरसी सीरीज, आरएलसी सीरीज सर्किट में देखे थे, एक बार वीएल बड़ा होगा तो वीएल माइनस वीसी का फॉर्मूला निकल लिए थे।
फिर यदि VC बड़ा होगा तो VC माइनस VL का फॉर्मूला लिख सकते। ये प्रीवियस क्लास देखो, जस्ट इसका प्रीवियस क्लास 15 नंबर क्लास, ठीक है। अब एट रिजोनेंस, इंपोर्टेंट पॉइंट, एट रिजोनेंस, रिजोनेंस पे दिखाई दे रहा है सही से, सही है। एट रिजोनेंस यानी अनुनाद, केवल इतना जानो, अनुनाद के लिए कंडीशन, एट रिजोनेंस पहला कंडीशन, कंडीशन का यदि बात करते हैं तो क्या देखेंगे, जब VL बराबर VC हो जाएगा, जब VL बराबर क्या हो जाएगा जी, VC हो जाएगा, पहला केस VL बराबर क्या हो जाएगा जी, VC हो जाएगा, तो अनुनाद कहलाएगा। अब हम लोग जानते हैं फॉर्मूला V बराबर IR, V बराबर क्या जी, IR, करंट सभी में सेम है, तो VL बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XL। इसी तरह से VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XC, VC बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू XC, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, I इंटू XL बराबर I इंटू XC, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सेकेंड कंडीशन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, XL बराबर क्या जी, XC, XL बराबर क्या आ गया जी, XC, XL बराबर क्या आ गया जी, XC। आपका हम ये भी बता चुके हैं कि इस सर्किट में इंपीडेंस का जो फॉर्मूला होता है RLC सीरीज सर्किट में, Z बराबर क्या होता है जी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, इतना हम आपको बता चुके हैं। 15 नंबर क्लास देखो, जिसको दिक्कत है जस्ट इसका प्रीवियस क्लास देखो। तो अब बताओ, हम लोग Z बराबर जानते हैं क्या फॉर्मूला, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर। एट, अच्छा ये फॉर्मूला लीडिंग के लिए है कि लैगिंग के लिए, कोई बताएगा, ये फॉर्मूला लीडिंग के लिए है कि लैगिंग के लिए है, पहले कौन है, एक्सेल है, मतलब बड़ा कौन है, एक्सेल है, तो एक्सेल में क्या होता है, एल में सिविल फॉर्मूला से करंट लैग करता है, तो लैगिंग। बताए थे कि लैगिंग लीडिंग हम लोग वोल्टेज और करंट में से करंट के आधार पर देते हैं। यदि किसी परिपथ में करंट लीड कर रहा है तो पावर फैक्टर लीडिंग होगा, यदि किसी परिपथ में करंट लैग कर रहा है तो पावर फैक्टर लैगिंग होगा। इंडक्टर में करंट लैग करता है, पीछे होता है, तो इसलिए पावर फैक्टर लैगिंग होता है। कैपेसिटर में करंट आगे होता है तो पावर फैक्टर क्या होता है जी, लीडिंग होता है। चलिए, तो एट रिजोनेंस का यदि हम लोग बात करते हैं, एट रिजोनेंस हिंदी में ही लिखते हैं, रहने दो, रिजोनेंस अनुनाद। अब बताए एट अनुनाद, तो जेड बराबर, एट अनुनाद होता क्या है जी, एक्सएल बराबर एक्सी, इसमें पुट कर दो, जेड बराबर R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो क्या हो जाएगा, कोई बराबर कर दो एक्सएल माइनस एक्सएल, जब दोनों बराबर हो जाएगा तो कट के क्या हो जाएगा, जीरो ना हो जाएगा जी, R स्क्वायर R प्लस जीरो, ये कितना हो जाएगा जी, R स्क्वायर का अंडर रूट बराबर कितना, R। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट आया क्या, एट रिजोनेंस सर्किट में जेड इंपीडेंस बराबर क्या जी, R प्रतिरोध, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब पॉइंट लिखते जाएगा। रिजोनेंस अनुनाद परिपथ में, RLC श्रेणी परिपथ में इंपीडेंस Z बराबर प्रतिरोध R होता है। इंपीडेंस का क्या होता है जी, प्रतिबाधा, इंपीडेंस का क्या होता है जी, प्रतिबाधा, और प्रतिघात होता है रिएक्टेंस का, नहीं तो क्लियर है। अरे किसी का कोई डाउट नहीं ना जी, चलो देखो, कोई बताएगा, एक फॉर्मूला आपके पास था, Z बराबर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यानी इंपीडेंस भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, इंपीडेंस भी एक प्रकार का प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध का जो आपका फॉर्मूला था वह R के साथ कुछ न कुछ जुड़ा है, लेकिन फाइनली Z बराबर केवल R आ गया, यानी इस जो आपका सर्किट है, ये वाला सर्किट जो है, इसमें से ये दो गो प्रतिरोध हट गया, जब दो गो प्रतिरोध हट गया, कम हो गया, तो प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध का मान घट गया, और ये चीज हम देखे भी हैं, Z बराबर एक गो R है, यहाँ पर Z बराबर क्या था, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर अंडर रूट। तो इस तरह से जब रिजोनेंस सर्किट में इंपीडेंस का मान क्या होता है जी, कम होता है,
इम्पीडेंस का मान क्या होता है जी, कम होता है, और होता है किसके बराबर, प्रतिरोध के बराबर। तो करंट का मान क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है। क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है। ध्यान में रखना। श्रेणी अनुनाद सर्किट, श्रेणी अनुनाद परिपथ, RLC श्रेणी अनुनाद परिपथ में इंपेडेंस कम होता है और करंट क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपेडेंस कम होता है, प्रतिघात नहीं, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा क्या होता है जी, कम होता है, मिनिमम होता है, कम होता है यानी मिनिमम होता है, और करंट क्या होता है जी, मैक्सिमम होता है। इतना चीज हम लोग देख लिए। अब बताओ, जब हम लोग, अब ये श्रेणी अनुनाद सर्किट में ये आर है और ये क्या जी, इक्विवेलेंट है। अब कहो ये एक्सएल था और ये एक्सी था, इसका माने खत्म हो गया। तो ये मान खत्म हो गया तो केवल कौन बच गया, प्रतिरोध ही ना बचा था जी, जेड बराबर। अरे बाबू प्रतिरोध ही ना बचा था, ये आर, यानी श्रेणी अनुनाद परिपथ में जेड बराबर आर था। तो पावर फैक्टर क्या होगा श्रेणी अनुनाद परिपथ में, तो पावर फैक्टर फार्मूला हम लोग जानते हैं, पी डॉट एफ कितना जी, कॉस फाइव बराबर कितना जी, आर बाई जेड, आर बाई जेड। और एट रिजोनेंस मतलब अनुनाद परिपथ में, अनुनाद में, अनुनाद में क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, जेड होता है। देखो तो कॉस फाइव बराबर जेड के जगह पर आर पुट करेंगे, यानी आर बाई आर कट के कितना आ जाएगा, एक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर फैक्टर क्या होता है जी, इकाई होता है। अरे जब प्योरली रेसिस्टिव बन गया तो पावर फैक्टर इकाई ना होगा, जब प्योरली रेसिस्टिव बन गया तो पावर फैक्टर इकाई ना होगा। तो हम लोग क्या देखे कि श्रेणी अनुनाद परिपथ में केस नोट करते जाएगा पॉइंट, VL बराबर VC, XL बराबर XC, Z बराबर R, और पावर फैक्टर का मान कितना आया जी, यूनिटी इकाई। पावर फैक्टर का मान कितना आया जी, यूनिटी इकाई। जब पावर फैक्टर यूनिटी इकाई आ गया तो वोल्टेज लीड करेगा लैग करेगा पता चलेगा नहीं, ना वोल्टेज लीड करा ना लैग करा, यानी सेम फेज में। जब ये पावर फैक्टर इकाई तो क्या जी, सेम फेज में। क्लियर, केवल प्रतिरोध है तो प्रतिरोध में वोल्टेज और करंट क्या होता है जी, सेम फेज में होता है। किसके लिए, श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए। इतना पॉइंट हम लोग क्या किए जी, देख लिए। क्लियर, यही चीज सब लिखा गया है। श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए VL प्रेरक के परितः वोल्टेज, VC बराबर संधारित्र के परितः वोल्टेज, VL बराबर VC होता है। फॉर्मूला हम लोग लिखे VL बराबर IXL, VC बराबर IXC, XL बराबर XC, ये कंडीशन आ गया। क्लियर, तो एक और फ्रीक्वेंसी का चीज हम देख लेते हैं, श्रेणी अनुनाद परिपथ में फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो एट रिजोनेंस, इंपोर्टेंट पॉइंट से ये सब लिखते जाएगा जी। एट रिजोनेंस क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्सी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम लोग पहले से जानते हैं कि सर ये तो जानते हैं एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। अरे ये जानते हैं ना जी, यही बराबर में होता है 2πfl 1/2πfc, सी होगा। क्लियर, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। किसी को कोई डाउट है तो बोलेगा, यदि यहाँ क्लियर नहीं होगा ना तो कहीं क्लियर नहीं होगा, ये लिख लो, ठीक है। और सभी जगह से आते हैं यहीं पे क्लियर करने के लिए। तो एक्सएल को क्या लिखेंगे, ओमेगा एल, एक्सी को क्या लिखेंगे, 1/ओमेगा सी। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो तो पेन का रंग चेंज कर देते हैं, रंग बदलते हैं। क्या रंग बदलना चाहिए, आजकल सब रंग बदलती है। तो बताओ, जब ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी है तो हम ऐसे कर सकते हैं कि सर इसको ओमेगा इंटू ओमेगा इधर ले आएंगे या 1/में ये एल और सी यहाँ रख देंगे। कोई डाउट, इस ओमेगा को यहाँ ले आए, इस एल को वहां रख दिए, मैथ के नियम से जानता होगा। तब ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तब ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1/LC। तो सर स्क्वायर हटाएंगे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट
1/LC, √1 बाई क्या जी, LC। ओमेगा इजकल टू 1/में √LC। ओमेगा इजकल टू होता क्या है भाई, अभी ना पढ़े हैं। ओमेगा इजकल टू क्या होता है, 2πf, 2πf। तो ओमेगा इजकल टू लिखेंगे 2πf। कहेंगे सर एफ के यहाँ पर हम आर लगा दे रहे हैं, क्यों आर लगा दे रहे हैं, तो हम लोग रिजोनेंस के लिए पढ़ रहे हैं। एक्सएल बराबर एक्सी कब हुआ था, एट रिजोनेंस। तो इस फ्रीक्वेंसी वैसे यही शुरू से ही आर लगा सकते थे, ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर लगाइए, ओमेगा नॉट लगाइए, एक ही चीज है। तो रिजोनेंस के लिए हम सिखाने के लिए लिख दिए हैं आर। तो फ्रीक्वेंसी आर, आर मतलब रिजोनेंस, या नॉट भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 1/√LC। अब ओमेगा आर यहां पे रहने दो, इजकल टू 2π को उधर ले जाएगा। तो 2π को इधर लाएंगे तो बट्टे में 2π√LC, या इसी को F0 इजकल टू लिखते हैं 1/2π√LC। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, और ये जिंदगी भर के लिए याद कर लेगा। रिजोन जिसको भूलने की बीमारी है वो एक्सेल बराबर एक्सी लिख लेगा, झट से निकाल लेगा, प्रूफ कर लेगा, झट से निकाल लेगा। और यदि ऐसे निकाल करके जिस दिन आ गया उस दिन टीचर बन जाएगा, नहीं भी नौकरी लगेगा, बहुत अच्छा पैसा, नौकरी से एकदम 1000 गुना ज्यादा पैसा कमा लेगा। ठीक है, पता है ना अभी के जमाने में सबसे ज्यादा टीचर पैसा कमा रहा है। अब समझो एक सिंगल टीचर, अकेले सिंगल बंदा यूट्यूब से पढ़ा करके एक छोटा सा बोर्ड और मोबाइल से लेकर के 8000 करोड़ का मालिक बन सकता है, जैसे फिजिक्स वाला ले लो। ठीक है, क्लियर है। मतलब थोड़ा हिस्ट्री देखेगा ना, तो जो टीचर सब ज्यादा कॉमिक मारता है, जो टीचर सब डांस कर करके पढ़ाता है, ठीक है ना, आलिया को मिलेगा कालिया करके पढ़ाता है, वो सब अभी क्या है जी, ज्यादा फेमस है। लेकिन याद रखना आलिया को कालिया एग्जाम में नहीं आता है। जो वीडियो आपको मिलता है वो वीडियो केवल इंटरटेनमेंट के लिए रहता है, इंटरेस्ट जगाने के लिए रहता है, और वह इंटरेस्टेड तक रहेगा, वह एग्जाम तक नहीं जाएगा। एग्जाम में सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है जी, सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्लियर। तो मेन कॉन्सेप्ट पर जाएंगे, मेन कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। तो ये आ गया रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो क्या देखे, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंडक्टेंस के व्युत्क्रम होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस के व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस पे न्यूमेरिकल आता है, कहता है इंडक्टेंस को दोगुना कर दिया गया, कैपेसिटेंस को आधा कर दिया गया, तो बताइए रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। क्वेश्चन है, इंडक्टेंस को दोगुना कर दिया गया है, कैपेसिटेंस को आधा कर दिया गया है। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी आ गया आपका एफ आर बराबर 1/2π क्या जी, LC। क्वेश्चन पूछा आपको क्या, कि इंडक्टर को दोगुना कर दिया, 2L कर दिया गया, ठीक है, और कैपेसिटर को क्या कर दिया जी, C/2 कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो बताइए रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होगा। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपरिवर्तित रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो एफ आर बराबर यदि हम लोग लिखते हैं 1/2π क्या 2L इंटू C/2, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आर बराबर वही रहेगा, यानी 2π। देखो इस सबको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ाते हैं बहुत अच्छे से, और इस पे प्रैक्टिकल एग्जांपल दे करके। वो सीनियर सेक्शन इंजीनियर या फिर जेई वाले बैच रहता है, उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैसे आपका रेडियो का चैनल एफएम सब पकड़ लेता है, सब आपका इसी का खेला है। ठीक है, सब आपका इसी का खेला है। हेलो, ठीक है मैम, अभी ऑफिस, हाँ, और हम अभी ऑफिस। क्लियर। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन भाषा में इस तरह से दिया रहेगा, कैपेसिटेंस को इतना गुना कर दिया है, इंडक्टेंस को इतना गुना कर दिया, फ्रीक्वेंसी कितना, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा। तो यही सब आप देखते रहिएगा कि जब
आप लगाते होंगे, ये वाईफाई सब लगाते होंगे तो देखते होंगे, अरे कनेक्शन बोल रहे हैं अरे थोड़ा मेरा बढ़ा दीजिए ना, लेकिन नहीं बढ़ाते रहता जल्दी, क्यों? क्योंकि उसको फिर फ्रीक्वेंसी सेटअप करना पड़ेगा, उस ढंग से डिवाइस बढ़ाना पड़ेगा, तो डिवाइस में फिर इंडक्टर कैपेसिटेंस सबका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। इस सबका आप डिटेल में चर्चा है, ठीक है, वो आगे देखेंगे। आप लोग को उतना जरूरत है नहीं फालतू का समय बर्बाद करके। अब पता चल रहा है आपका आईटीआई लेवल है, डिप्लोमा लेवल है, और उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं रिसर्च का पेपर, तो जरूरत है नहीं, आपको इतना ही से काम चल जाता है। क्लियर? तो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब देख लिए, ये प्रूफ कर दिए आपको। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफ आर बराबर 2 पाई अंडर रूट एल सी, एफ आर इजकल टू रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। श्रेणी अनुनाद परिपथ के लिए जेड प्रूफ किए थे हम इससे पहले ही। वी नो डेट, हम लोग जानते हैं कि जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। रिजोनेंस में होता क्या है, एक्सएल बराबर एक्सी होता है, वैल्यू पुट करेंगे आ गया जेड बराबर आर। ये बोले थे नोट करने के लिए। इसे डायनेमिक इंपीडेंस कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये छूट गया था बोलना जी। देखो यही सब होता है, बोलते हैं कि पढ़ने में उतना तेज है नहीं, क्या करें, भूल गए तो ध्यान पे रहा नहीं, इसीलिए जो है थोड़ा सा ये सब तुम लोग क्लास रूप में रहता है तो ये सब ध्यान दिला देता है, अच्छा रहता है। जेड को क्या कहते हैं जी, डायनेमिक इंपीडेंस। इसको क्या बोलते हैं जी, डायनामिक इंपीडेंस। एक दूसरा नाम है डायनामिक इंपीडेंस। देखो डायनेमिक क्यों बोले, अब यदि चेंजिंग का बात यदि आता है तो क्या देखें, एक्सएल माइनस एक्सी ये चेंज हो गया, तो ये इंपीडेंस चेंज होकर के आया, परिवर्तित होकर के, इसीलिए इसको हम लोग डायनामिक, एक डायनामिक होता है, काइनेमेटिक होता है, इसे डायनामिक इंपीडेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, श्रेणी अनुनाद परिपथ का प्रतिबाधा न्यूनतम होता है। प्रतिबाधा मतलब क्या जी, जेड। जेड क्या होता है, न्यूनतम होता है, और वह इंपीडेंस प्रतिरोध आर के बराबर होता है। ये इंपीडेंस का मतलब ये हुआ प्रतिबाधा जी, ठीक है, और रिएक्टेंस का मतलब प्रतिघात, और वह किसके बराबर, जेड आर के, ये सब बताए थे, प्रूव किए थे। जेड किसके बराबर होता है जी, आर के बराबर होता है। कैसे होता है वो भी देखे थे, अर्थात जेड बराबर आर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, आर बाई जेड, तो जेड बराबर आर होता है, तो आर से आर कट के कितना आ गया, पावर फैक्टर यूनिटी आ गया। क्लियर है? सब नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सारे नोट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। क्लियर है? टेलीग्राम में सर्च कीजिए इंजीनियर संजय सर पीडीएफ क्लास नोट करके, या मोबाइल नंबर से भी सर्च कीजिएगा 72 77 47 44। सब इसमें दो ये अंक का खेला है, ठीक है, 72 77 47 44, एक एक्स्ट्रा केवल 2 आ गया है, 2 एक्स्ट्रा। ये संख्या बता रहा है कि ये जो नंबर का कॉम्बिनेशन है केवल 2 का है, 72 77 47 44। ये नंबर आज से नहीं है, जब से कोचिंग में, प्लेटफॉर्म कोचिंग में है तब से ही है, अभी तक चेंज नहीं किए हैं। क्या नहीं चेंज किया, इसका कारण है आप लोगों को हम ऑफलाइन क्लास में बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है, बहुत जल्द ऑफलाइन क्लास में मिलेंगे पटना में, एकदम धुआंधार के साथ। एक बार ऑफलाइन क्लास करके देखिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्लास होता क्या है। और ये यूट्यूब वाला सिस्टम नहीं रहेगा कि इधर से उधर, जो क्लास किया है वह जानता है कि पूरा इलेक्ट्रीशियन जो है 30 से 40 दिन में कैसे दिमाग में घुस गया था, और एलपी टेक्नीशियन निकाल लिया था बंदा। इसमें से 90% लड़का ट्रेड में पास किया था जी। चलिए ये चीज भी हम देख लिए। क्लियर है? श्रेणी अनुनाद परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, बिल्कुल सही, आप प्रूफ किए थे। किसी भी अनुनाद रेजोनेंस परिपथ का पावर फैक्टर इकाई होता है, बिल्कुल सही है। जब कभी भी अनुनाद आ जाए, चाहे वह श्रेणी हो चाहे वह समानांतर हो, किसी भी अनुनाद, अनुनाद लग जाए, रेजोनेंस लग जाए, पावर फैक्टर क्या जी, इकाई, यूनिटी। अब है श्रेणी अनुनाद परिपथ का प्रतिबाधा जेड न्यूनतम होता है, इस कारण से इसकी विद्युत धारा क्या होता है जी, अधिकतम होती है। जेड मतलब एक प्रकार का प्रतिरोध है, प्रतिरोध यदि कम होगा तो विद्युत धारा अधिक होगा, यही कहता है यह पॉइंट। रेडियो में श्रेणी अनुनाद परिपथ का उपयोग किया जाता है, यही हम बताने वाले थे आपको, कि इस सब पर हम एग्जाम्पल देकर के आपको समझाते, बट आप लोग को जरूरत नहीं है, केवल एक पॉइंट याद रखिए, रेडियो में क्या होता है जी, श्रेणी अनुनाद का उपयोग किया जाता है, अर्थात रेडियो श्रेणी अनुनाद परिपथ के सिद्धांत पर कार्य करता है।
श्रेणी अनुनाद परिपथ को एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। एक्सेप्टर, एक्सेप्ट करना, रिजेक्टर नहीं, एक्सेप्ट करना, एक्सेप्टर सर्किट बोलते हैं। श्रेणी अनुनाद सर्किट को, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट सब, ये सब जी ध्यान में रखना जी। ये सब क्वेश्चन आते हैं एक एक पॉइंट। अब एक पॉइंट समझाने के लिए आधा घंटा नहीं देंगे, ठीक है। कैसे एक्सेप्टर सर्किट हुआ आप लोगों को जरूरत नहीं है, केवल एक नाम याद रखिए ना, एक्सेप्टर। श्रेणी अनुनाद सर्किट से क्या क्या पॉइंट आपको संभव है। श्रेणी अनुनाद सर्किट रेडियो में प्रयोग किया जाता है। श्रेणी अनुनाद सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। और उधर पैरेलल को हम लोग क्या बोल देंगे, रिजेक्टर बोल देंगे, ठीक है। एक्सेप्टर, रिजेक्टर। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएलसी समानांतर पैरेलल। देखो तो आरएलसी पैरेलल के लिए कुछ नहीं, उसका हम लोग क्या कर देते हैं जी, उल्टा कर देते हैं। क्या आरएलसी समानांतर का यदि हम लोग चर्चा करेंगे, क्या करेंगे जी, आरएलसी पैरेलल, आरएलसी समानांतर, आरएलसी पैरेलल सर्किट। क्या कुछ नहीं, हम लोग पहले से जानते हैं। अरे जब आर इक्विवेलेंट बराबर श्रेणी के लिए यदि बात करें, देखो ये रूल का अप्लाई होगा। देखो जब तीन प्रतिरोध क्या हो जी, सिंपल भाषा में, फेजर डायग्राम से नहीं बताने की आवश्यकता है। ये R1 है, ये R2 है, ये क्या जी R3 है। अब इक्विवेलेंट कोई पूछता था तो आप श्रेणी में क्या करते थे, डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट यानी आर ए बी बराबर निकाल देते थे। क्या R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यही जब क्या हो जाए बाबू, समानांतर में हो जाए, R1 R2 R3, ये A ये B, तो 1/RAB बराबर क्या लिखते थे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही लिखते थे हम लोग। तो उसी तरह से यहाँ पे ये अब समानांतर हो गया, तो समानांतर के लिए श्रेणी के लिए क्या होता था, Z होता था, तो 1/Z अंडर रूट लगा दो, R के जगह पे 1/R का होल स्क्वायर प्लस 1 कर देना है, एक्सएल था तो 1/XL माइनस 1/XC। तो 1/Z को हम लोग क्या बोलते हैं जी, Y बोलते हैं, और 1/R को G बोलते हैं, 1/XL को BL बोलते हैं, 1/XC को BC बोलते हैं। तो आ तो गया एडमिटेंस, एडमिटेंस G स्क्वायर प्लस BL माइनस BC का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा किसके लिए जी, RLC, RLC समानांतर पैरेलल के लिए। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, ये दो चीज इंपॉर्टेंट हो जाएगा किसके लिए, पैरेलल के लिए। I बराबर IR करंट के लिए, श्रेणी में करंट जिस तरह से लिखे थे, श्रेणी में तो वोल्टेज था, क्योंकि करंट सब में सेम था, तो इसमें करंट लिखेंगे। क्योंकि आपको हम एलसी क्या बोलते हैं, आरएल समानांतर और आरसी समानांतर ये दोनों बताए हैं ना, इसी तरीका से। क्लियर है, इसको प्रूफ नहीं कर रहे हैं जी, प्रूफ करके आपको कोई फायदा नहीं होगा, फिर इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे जो कि आगे बताते भी तो आपको कोई फायदा ना होने वाला है इससे। अब इसको हम बना रहे हैं इससे फेजर डायग्राम से, तो कोई फायदा होगा नहीं आपको। अब एक आता है आरएलसी समानांतर अनुनाद परिपथ, पैरेलल आरएलसी, आरएलसी रिजोनेंस सर्किट, पैरेलल आरएलसी रिजोनेंस सर्किट। तो पैरेलल आरएलसी रिजोनेंस सर्किट का मतलब होता है आर के साथ यहाँ सी, आर के साथ एल, ये सबको देखेंगे, ठीक है। अब अगले क्लास में सबको देखेंगे, रहने देते हैं। तो आपको ऐसे ही, इसमें कुछ न्यूमेरिकल था वो हम चाह रहे थे आपको बता देते हैं। चलिए इसको हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। रहने देते हैं, आज का क्लास छोटा ही क्लास है, ठीक है। किसी कोई डाउट तो बोलेंगे कि जो आपको अभी तक हम बता दिए हैं ना, उससे आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनने लगेगा। अब थोड़ा सा आएंगे पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट से संबंधित कुछ कुछ पॉइंट। किसी कोई डाउट तो बोलेगा जी, एनी प्रॉब्लम, आई थिंक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, गुड नाइट, मिलते हैं अगले क्लास में। किसी को कोई समस्या है तो बोलेगा। क्वेश्चन बनाना अब स्टार्ट कर दो तू लोग, अब तुम लोग क्वेश्चन बुक में बनाना स्टार्ट कर दो, फिर क्वेश्चन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन डिस्कशन का भी दो क्लास ले लिए हैं ना।
क्वेश्चन डिस्कशन का 2 क्लास लिए है ना जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। बुक में जो भी क्वेश्चन है सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, किसी न किसी एग्जाम का क्वेश्चन है वह। अब ये सब तुम देख करके इतना दिमाग खर्चा मत करो, ये सब देख करके दिमाग में टेंशन ना लो, इस सबको हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे इस तरीका से नहीं, डायरेक्ट हम लोग तरीका से ट्रिक से इसको बनाएंगे, देखेंगे। ये सब अभी देख करके दिमाग में टेंशन ले रहा है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।